दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ, जिसमें हम गवर्नर जनरल और वायसराय और गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम फिर से आने वाला है, इसलिए आप सभी को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन करवाना मेरा काम है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, ये हमारी जो सीरीज चल रही है घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी जो घटना चक्र है 2026 की बुक से हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी सवाल जो है, जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे किसी भी जो है लेवल का हो, प्राइमरी जूनियर या अपर प्राइमरी, उन सभी के लिए ये है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो आप सभी से एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, निवेदन है आप सभी से कि हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने आपसे कल कहा था कि मैंने जो है मध्यकालीन इतिहास को स्किप किया है, और जो है आप सभी लोग अगर बताएंगे तो मैं उसको भी करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है देखे नहीं गए हैं अभी तक, इसीलिए मैंने वहाँ से सवाल नहीं उठाए हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको केवल पीवाईक्यू ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ जो है आपको जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें धीरे धीरे पढ़ते रहना है, और जो इंपॉर्टेंस उसमें से लगे आपको उसको नोट्स बनाकर अपने पास जो है सुरक्षित रखना है और उसी से जो है रिवीजन करना है। तो ये काम आप करते रहिए और साथ साथ में पीवाईक्यू करते रहिए, और यकीन मानिए इससे आपका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम जो है क्लास शुरू करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे हम, और इस सेशन में लगभग जो है हम आपको जो है 30 प्रश्न करवाने वाले हैं। सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है अभी हेल्थ इशू है, इसीलिए मैं लंबा सेशन नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही एक बार फुल्ली फिट हो जाता हूँ, आप सभी के लिए जो है लंबा सेशन लेना शुरू कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, वारेन हेस्टिंग को जो है 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसमें से देखिए, वारेन हेस्टिंग भी कहीं नहीं है, जो गवर्नर थे पहले बनाए गए थे बंगाल के, और इसके बाद जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे उनका नाम था विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक भी कहीं नहीं है, और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी नाम जो है मैच नहीं कर रहा है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, विलियम बेंटिक को ढूंढ रहे थे, और विलियम बेंटिक कहीं है ही नहीं। 66वीं बीपीएससी जो है री एग्ज़ाम 2020 में सवाल पूछा गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में सवाल बन सकता है। देखिए, वारेन हेस्टिंग को जो है 1774 ईस्वी में बंगाल का जो है गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 तक और 65 से 67 तक की अवधि में रहा था। अगला सवाल देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। ये भी 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 का सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लासी की युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों की नींव मजबूत हो गई थी, और ऐसा माना जाता है कि वहीं से जो है अंग्रेजों के शासन की या ब्रिटिश साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी। तो जो है लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, सी विकल्प इसका जो है हमारा सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, और 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड क्लाइव का था, और इसी युद्ध के उपरांत जो है बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली या ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। तो समाप्त किसने किया था, आप सभी लोग जानते हैं, वारेन हेस्टिंग ने जो है समाप्त कर दिया था। और तो यहाँ पर देखिए, वारेन हेस्टिंग सी विकल्प में दिया गया है, तो ये हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसको लागू किसने किया था। ठीक है, इसको लागू किसने किया था, ये आप सभी का काम है बताने का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सी विकल्प जो है इसका, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खान
खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, उसको जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास ही थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति जो है कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि यह नाम यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा किसने लिखा था? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। अब आपको मैंने क्या पूछा है आपसे, आपको ये बताना है कि जो है दोहरी शासन व्यवस्था जो है ये लागू किसने किया था। अगला सवाल देखिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? 64वीं बीपीएससी का सवाल है, प्री 2018 में पूछा गया सवाल। और ठगी का उन्मूलन जो है ये कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा कैप्टन स्लीमैन। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि ये उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती है। सती की प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को जो है बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। तो कैप्टन स्लीमैन का नाम याद रखिएगा जब भी ठगों का नाम आएगा। तो देखिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, फिर से आपसे पूछ रहा है। 65वीं बीपीएससी का सवाल है, 2019 में पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में ठगी उन्मूलन का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? देखिए, WH स्लीमैन दिया गया है डी विकल्प में। थोड़ा सा ब्लैक डॉट भी लगा है तो आप लोग समझ गए होंगे। डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय पर बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय पर बिछाई गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो है मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार जो है रेलवे लाइन बिछाई गई थी और जो है ट्रेन चली थी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये विकल्प सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है बिछाई गई थी। तो दोनों याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिक ने जो है प्रारंभ किए थे? ये आपको बताना है। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया था ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किया और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया कैप्टन स्लीमैन के माध्यम से, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये आपका पहला दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। और पहला दूसरा चौथा देखिए कौन से विकल्प में दिया गया है? तो ये आपका देखिए सी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प पहला दूसरा और चौथा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम का सवाल है ये 2017 का। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना और 1829 ईस्वी में ही उसने सती प्रथा को जो है अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। विलियम बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया और इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया और बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया। अतः कथन 1, 2, 4 सही है और इसका जो विकल्प जो है सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो अभी आपने देखा विलियम बेंटिक ने 1829 ने 1829 में जो है इन्होंने इसको अवैध घोषित किया था। तो इसका बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में सवाल पूछा गया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी चैनल पर आपको जो है बिहार जीके जीएस की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, साइंस की भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, और बायोलॉजी जोलॉजी की भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। अभी थोड़ा सा मैम जो है वो इवेंट में गई हुई हैं, इसीलिए उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही है। और 1-2 दिन में जैसे ही वो आती हैं आपकी क्लासेस जो है बायोलॉजी और साइंस की, जोलॉजी की, इन सभी की क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, केवल अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो इसका
कौन सा विकल्प मैंने बताया था 9वें नंबर का? बी विकल्प सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक। अगला सवाल देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो या डफरिन या कैनिंग या लिटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 63 बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1876 ईस्वी में लिटन जो है वायसराय बनकर भारत आया और अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर जो है अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन जो है किससे संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए, स्टैची कमीशन से ये संबंधित है और शस्त्र अधिनियम से भी संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित है, लेकिन इल्बर्ट बिल जो है ये 1883 में हुआ था, 1883 में, और ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वें बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से जो है संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय जो है रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था और इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। अगला सवाल देखिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, ये आपको बताना है, या अधिकरण किया था। किसने सिंध विजित कर उसका जो है अधिकरण किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12वें नंबर का जो सवाल है उसका जवाब हो जाएगा नेपियर। ठीक है, नेपियर ने सिंध को विजित करके उसका अधिकरण किया था। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी एग्जाम 2021 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। अगला सवाल देखिए, 13वें नंबर का सवाल है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और सुमेलित करके जो है बताना है कि कौन सा कूट इसमें से सही हो जाएगा। तो ये सवाल आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया था और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए मैकडोनाल्ड के टाइम पर क्या हुआ था, तो कम्युनल अवार्ड आया था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड आया था, तो याद रखिएगा इसको, आप इसको 2 से मिला देंगे। इसके अलावा अगर हम लिन गो से देखें, लिन गो से, तो अगस्त प्रस्ताव आया था, तभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका 3 हो जाएगा। डलहौजी के टाइम पर क्या आया था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स राज्य हड़पने की नीति आई थी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और चेम्सफोर्ड ने जो है द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन, इनका संबंध जो है द्वैत शासन से है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 किस में आपको दिखाया गया है, तो सी विकल्प में 2 3 1 4 दिख रहा है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 14वें नंबर का सवाल है, 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत जो है शामिल नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए नागपुर बिल्कुल शामिल हुआ था और संबलपुर, सतारा ये सभी शामिल हुआ था, लेकिन जयपुर को नहीं शामिल किया गया था। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 से इन्होंने 56 पर जो है 56 तक शासन किया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर, तो इन पर क्या किया, कुशासन का आरोप लगाया और 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत देखिए सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 54 में और नागपुर जो है 54 में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसमें जयपुर शामिल नहीं था। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है ये किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स से या डलहौजी से या हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका संबंध जो है आपका 2 हेस्टिंग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया था। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे और वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने के लिए किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य या बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के लिए कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा जो है बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया और वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्तियों के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। अगला सवाल देखिए,
लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा बाजीराव दो। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय या सेकंड, ये पहले मराठा सरदार थे। ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाह रहे थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणामस्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ जो है बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सनक्षता को स्वीकार कर लिया और इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की जो है संज्ञा दी गई थी। तो कौन सी संधि थी ये? बसीन की संधि थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, बिल्कुल सही। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन कौन सा सही है दोस्तों? ये चारों ही सही हैं। ठीक है, ये चारों ही सही हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। वायसराय जो लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, ये 69 से लेकर 72 तक था, 1800, और उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन के पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि की सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई और साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अतः कथन 1 2 3 4 जो है ये सभी सत्य हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को जो है अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो देखिए, सिंध, अवध, सतारा ये सभी मिला लिए थे, लेकिन ग्वालियर को नहीं मिलाया था। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय एलेनोरो के टाइम पर जो है किया गया था और डलहौजी के टाइम पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का विलय कर लिया गया था और व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा जो है सतारा, जैतपुर, संबलपुर और नागपुर, इन सभी का जो है, झांसी का, इन सभी का जो है विलय कर लिया गया था। देखिए, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दे दी गई थी? तो सबसे पहले फांसी कब दी गई थी ये याद रखिएगा, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को ये हुआ था। और इस समय जो है कौन जो है यहाँ के वायसराय थे? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट या जो है गांधी इरविन समझौता। तो उस समय जो है लॉर्ड इरविन जो है यहाँ के वायसराय थे भारत के। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 के टाइम पर ये सवाल पूछा गया था। अब सबसे पहले तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आप जो है डेट याद रखते हैं। अगर डेट याद है आपको कि कब फांसी दे दी गई थी, तो आराम से आप जो है वायसराय का नाम पता कर ले जाएंगे। देखिए, महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 इनका कार्यकाल था। इनमें जो है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है ये किसने की थी? 20वें नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो करजन ने की थी। याद रखिएगा, इनका एक बंगाल का विभाजन भी याद आता है, 1905 में इन्होंने किया था बंगाल का विभाजन। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन अभी से थोड़ा सा जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या वायसराय को पढ़ रहे हैं, तो इनसे संबंधित चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करते हुए चलना चाहिए। देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2017 में ये सवाल पूछा गया था और लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की जो है स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को जो है सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला सवाल देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की जो है साम्राज्ञी जो है कब नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1877 में। ठीक है, 1877 में इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल पूछा गया था।
देखिए, राजसी उपाधि अधिनियम, जिसको हम रॉयल टाइटल्स एक्ट कहते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को भारत वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट भी घोषित किया गया था। अगला सवाल देखिए, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? ये किसने किया था, ये आपको बताना है किसने ऐसा किया है। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। अगला सवाल देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था और बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको भूलिएगा मत। तो ये जो है किसने कहा था? तो ये जो है कर्जन ने कहा था, याद रखिएगा, कर्जन ने कहा था। ठीक है, कर्जन ने कहा था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जो है जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसके जो साक्ष्य मिले हैं, जो आपको वर्णन मिलता है वो 1859 और 60 के मध्य मिलता है, लेकिन इसका जो सही जवाब माना गया है ये लॉर्ड लिटन ही माना गया है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिल्लत, भूमि, ऋण माफी आदि सुविधाएँ प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और मुस्लिमों को दी जाने वाली और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि जो है खान बहादुर थी। 1859 एवं 60 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के जो है साक्ष्य मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, ये आपको बताना है। जो पहले भारतीय थे और स्वाधीन भारत में, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, ये कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, वैसे ही आप जानते हैं पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के, या भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर ही कह सकते हैं, गवर्नर जनरल कह सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। पहला जो भारतीय थे वो आपके सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। इस सवाल का 25वें नंबर सवाल का जो है बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे और इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक ये रहे थे। वर्ष 1952-54 तक जो है मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस जो है इन्होंने छोड़कर स्वतंत्र पार्टी भी बनाई थी। अगला सवाल देखिए, सेशन का हमारे आखिरी सवाल है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब भारतीय जैसे ही आ गया वैसे ही आपको जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भूल जाना है, यहाँ पर राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे। अगर पहला केवल कहता भारतीय शब्द हटा लेता तो यहाँ पर जो है उत्तर तुरंत बदल जाता। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव। इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और जो मैं आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूँ ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का सवाल है और ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है जवाब बताइएगा कौन सा सही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब औपनिवेशिक काल था उसके दौरान जब रेलवे का विकास हुआ तो जो है
भारतीय उद्योगों पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, या दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमता को प्रोत्साहित किया गया, या सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, आप हमारी थोड़ी सी मेहनत को सपोर्ट करिएगा। और हमको जो है आगे बढ़ने में थोड़ा सा आपकी भी मदद चाहिए, तो आप हमको मदद करिए, हम आपको मदद कर रहे हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वैसे सुबह जो है 10:30 बजे आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास होती है, और फिर शाम को जो है लगभग 4 बजे आपको ज्योग्राफी क्लास जो है अपलोडेड देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि हम आपको लाइव आकर पढ़ा सकें। जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, हम आपसे के साथ जो है लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।